बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, यूनिट नंबर 15 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड एंड एम्पेयर discovered that an electric current through a conductor produce a magnetic field around it। हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। माइकल फेराड थॉट दैट द रिवर्स मस्ट बी ट्रू आल्सो ट्रू, यानी अगर करंट के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए करंट भी पैदा होना चाहिए। डैट अ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी एम्पेयर्स और हेंस ने ये चीज़ की कि करंट के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन फिर फेराडे ने इस चीज़ को किया कि रिवर्स भी तो हो सकता है और वो भी फिर ट्रू होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम करंट पैदा कर सकते हैं। Faraday is found that he could induce electric current by moving a wire through a magnetic field। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को मूव करवाया जाए तो उससे करंट पैदा किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है। इन सेम ईयर यानी उसी साल जोसेफ हेनरी आल्सो showed that the changing magnetic field should produce the electric current। यानी एक और साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूव कर दी उसी साल में जब फेराडे ने इस चीज़ को किया कि रिवर्स प्रोसेस भी है, तो उस चीज़ को जो है वो शो कर दिया गया, यानी प्रूव कर दिया गया कि ऐसा मुमकिन है। नाउ वी शैल डिस्कस द फेराडेज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द एनी सरफेस। यानी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, नंबर ऑफ लाइन है जो कि पास ऑन करती है एक सरफेस में से, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने इन दोनों आपकी जो डायग्राम है उसमें शो किया है। द नंबर ऑफ लाइंस पास ऑफ फोर्सेस इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द नंबर ऑफ टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी जब परपेंडिकुलर 90 का एंगल क्रिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त पे क्या होगा कि मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो जो भी एरिया आपने हेल्ड किया है या सरफेस हेल्ड किया है उसके अंदर से ज़्यादा पास ऑन होंगी। इट विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी ये पैरेलल अगर कर दिया जाए, यानी अगर इसका एंगल भी 180 है और आपके एरिया का एंगल भी क्या हो 180 हो, यानी उसके साथ में ही उसको पैरेलल्स में कर दिया जाए तो क्या होगा कि तब मिनिमम हो जाएंगे, उसमें से बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास ऑन करेंगे। इफ़ वी प्लेस अ कॉइल ऑफ मैग्नेटिक field of a bar magnet, some of the magnetic lines of forces will passes through it। यानी अगर हम एक कॉइल ले लेते हैं, कॉइल में कि हम लोग एक ऐसी वायर ले लेते हैं जो एक कॉइल की शेप में हो, यानी उसमें कंडक्टर जो है या सोलेनॉइड की शेप में हो, और हम उसको मैग्नेटिक बार को ले आते हैं उसके पास। सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल पास थ्रू इट। यानी कुछ जो लाइंस हैं वो फोर्सेस वो इसके अंदर से पास ऑन करेंगे। इफ़ द कॉइल इज़ फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, यानी कॉइल जो है वो मैग्नेट से दूर हो, ओनली अ फ्यू लाइंस विल पास थ्रू द कॉइल। यानी कुछ लाइंस ही जो हैं जो कि पास ऑन करेंगी। हाउ एवर इफ़ द कॉइल इज़ क्लोज टू द मैग्नेट अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इज ऑफ द फोर्सेज इज़ पास थ्रू इट। यानी जितना ज़्यादा आपके करीब कॉइल होगा मैग्नेट के उतना ज़्यादा लाइंस पास ऑन करेंगी, और जितनी कम आपके यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं और जितना ज़्यादा आपका कम होगा ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतनी कम ही आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन करेंगी। यहाँ पर उन्होंने इस डायग्राम का रेफरेंस दिया है
जी यहाँ पर देखें, जब ये कॉइल एक आपने लिया, इससे बार दूर है, ठीक है। बार दूर होने की वजह से यहाँ पर पिछले पेज पर आपको यही कहा गया था कि जब आपका बार फार अवे यानी दूर होगा तो कम नंबर ऑफ़ लाइंस पास ऑन करेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कम नंबर ऑफ़ लाइंस इसके अंदर से पास ऑन कर रही हैं, लेकिन जब आप उसको करीब लेकर आए तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस पास ऑन करना शुरू होगी। This means we can change the number of magnetic lines or forces through a coil by moving it in the magnetic field. यानी इससे हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइंस को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हरकत दें। दिस चेंज इन द नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंड्यूस एन EMF इन कॉइल, यानी ये क्या करेगी, इंड्यूस करेगी EMF कॉइल के अंदर। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का बेसिक प्रिंसिपल भी है, ठीक है। उसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस में क्योंकि ये पेज भी शामिल किया गया हुआ है तो हम ये वाली एक्टिविटी भी रीड करते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ वायर एंड कनेक्ट इट विद द एंड्स और टू एंड्स विद द गैल्वानोमीटर, यानी एक वायर ली और उसके दोनों जो आपके उसको रेक्टेंगुलर शेप में कर लिया और उसके दोनों एंड्स जो हैं वो किससे किए, गैल्वानोमीटर से। और हम ये पढ़ चुके हैं कि गैल्वानोमीटर एक ऐसा आला है जो कि किसी भी तरह की मिनिमम जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन होती है या इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है या चार्ज मौजूद है वो उसको शो करता है। नाउ hold the wire stationary or move it parallel to the magnetic field in the of a strong U-shaped magnet, यानी एक U-shaped मैग्नेट लिया और आपने वायर को इस तरह से पैरेलल पकड़ा और इसके अंदर मूव करवाया। द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड हैंस देयर इज़ नो करंट, यानी जब ये देख लें उसने कहा कि पैरेलल मीन्स कि अगर आपने इसके ऊपर इस तरह से रख छोड़ा जैसे ये है, ठीक है, तो क्या होगा कि गैल्वानोमीटर की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। नाउ मूव द वायर डाउनवर्ड थ्रू द फील्ड और करंट इज़ इंड्यूस इन द वन डायरेक्शन, यानी जैसे ही हम वायर को नीचे इसके ऊपर जिस टाइम है अभी फील्ड के अंदर एंटर नहीं है, यानी उस टाइम ये पैरेलल्स में है, उस वक्त ये नीडल ज़ीरो पे इंडिकेट करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वायर हम अंदर करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे, डिफ्लेक्शन होगी और वो इस साइड को हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूव द वायर अपवर्ड द फील्ड थ्रू द फील्ड द करंट इज़ इंड्यूस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो फौरी तौर पर नीडल किधर को मूव करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन को। डैट्स मीन्स कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी वायर रहेगी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, लेकिन उसकी मोशन की वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। यानी एक जो आपने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें यह था कि आपके इंड्यूस हो रहा है EMF, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब आप डाउनवर्ड मूव करवाएंगे तो आपके EMF की डायरेक्शन और होगी, यानी करंट की डायरेक्शन और होगी, और अगर आप ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तब करंट की डायरेक्शन और होगी। इट इम्प्लाइज डैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ जनरेटेड इन अ वायर व्हेन द वायर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे हम नीचे की तरफ वायर को मूव करवाएं या ऊपर की तरफ, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है तो क्या होगा, उसमें से करंट पास ऑन करता है। दिस इंड्यूस द करंट इन दिस इंड्यूस्ड current is generated by the induced EMF in circuit. The Faraday found that to generate the current either the conductor must move through the magnetic field or magnetic field must change across the conductor, यानी इस तरीके से क्या है कि हम करंट को जनरेट कर सकते हैं। ये जो जनरेटर्स हैं वो इसके ऊपर इस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, और फैराडे ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएं तब इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा।
The process of generating an induced current in a circuit by changing the number of lines of forces passing through it is electromagnetic induction। यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को यूज़ करते हुए, फोर्स लाइंस को यूज़ करते हुए हम करंट इंड्यूस करवाएं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपके यानी पेज नंबर यहाँ तक मार्क किया गया है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन आपकी क्योंकि ये डेफिनेशन इधर है और उस प्रिंसिपल को यहाँ डिस्कस किया गया है तो मैंने यहाँ तक आपको ये रीड करवाया। इसी पेज पर एक और भी डेफिनेशन मौजूद है जिसमें इसके फैक्टर्स की डिस्कशन होगी कि इसके ऊपर इसके अंदर फैक्टर्स कौन से हैं। इधर डिस्कशन की जाएगी कि इसके अंदर फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, उसको हम रैंडमली इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू इट। यानी जो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि इंडक्शन कैसे होता है, जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन करें परपेंडिकुलरली तो तब आपकी इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज़ को उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी नंबर ऑफ़ लाइंस और ईएमएफ एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उनमें से देख लें। द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट और कॉइल के मोशन को, यानी अगर मोशन और मैग्नेट और कॉइल का मोशन ज़्यादा है एक दूसरे से, ठीक है, यानी अगर कॉइल तेज़ी से हरकत कर रहा है तब भी जो फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा क्रॉस करेंगी, अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तब भी। द नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी अगर कंडक्टर जो है वो जितना ज़्यादा होता जाएगा, यानी जितनी ज़्यादा कंडक्टर इंक्रीज़ करता जाएगा उसमें नंबर ऑफ़ कॉइल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, उसको भी वो भी क्या करेगा? ईएमएफ को अफेक्ट करेगा। और ये कॉन्सेप्ट क्योंकि या ये प्रिंसिपल क्योंकि फैराडे ने किया था और इस चीज़ को, और फिर उसके बाद ये भी जब उन्होंने दिया तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये शामिल नहीं किया गया हुआ पेज, लेकिन फिर भी मैं इस पेज को यहाँ पर रीड करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड लेंज लॉ। यानी लेंज लॉ, लेंज ने एक आपको फिर बताया कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ हमने ये तो पढ़ लिया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लेंज ने फिर ये एडवाइज किया, यानी इस चीज़ को बताया, फाइंड आउट किया कि ये कैसे पॉसिबल है। लेंज डिवाइज्ड अ रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस इन द सर्किट। इट इज़ एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी नीचे वाली एक्टिविटी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। If we bring north pole of a bar magnet near a solenoid, an EMF will be induced in the solenoid by the electromagnetic induction। यानी जब हम बार को करीब लेकर आए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गई और आपके कॉइल के अंदर क्या हुआ कि करंट पैदा हो गया। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑफ द सोलोनाइड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF विल बी सच दैट इट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। यहाँ पे भी एन लिखा है और यहाँ पर भी एन लिखा है जी। उसके बाद उसने कहा है इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ द लेफ्ट एंड ऑफ अ सोलोनाइड बिकम्स नॉर्थ पोल। यानी ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों साइडों पे क्या हो? नॉर्थ पोल हो, तभी तो ये रिपेल करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ the solenoid becomes north pole. Hence, according to the right hand grip rule, the direction of induced current of solenoid will be anti-clockwise। यानी अगर आपने राइट हैंड रूल देखा हो जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, जो कि ये वाला था कि थंब को अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ करते हैं तो आपकी करली फिंगर्स किसको शो करते हैं? करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज़ की कि जब आपने इस तरह से नॉर्थ पोल की तरफ, इस तरह ये लेफ़्ट साइड, इसको नॉर्थ पोल की तरफ आपने अपना थंब किया तो ऑटोमेटिकली आपके कॉइल के जो करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आपकी करली फिंगर की तरफ। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द मूव द नॉर्थ पोल टू द मैग्नेटिक अवे फ्रॉम द सोलोनाइड। यानी अगर हम ऐसा ही कर देते हैं कि मैग्नेट को दूर ले जाते हैं और नॉर्थ पोल ऑपोजिट साइड पे आ जाता है, इट्स द मीनिंग
इस साइड पे, राइट हैंड के अकॉर्डिंग थंब इस तरफ आया और इस तरह से, तो तब आपकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया। इन दिस केस द लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनोइड बिकम्स द साउथ पोल। जब आपकी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके नॉर्थ पोल लेफ़्ट साइड पे है। जब आपकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो तब आपके साउथ पोल लेफ़्ट साइड पे। द डायरेक्शन ऑफ एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज़ ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऑपोजिट होगी अपने कॉज के। ठीक है, यहाँ से देखें इंड्यूस करंट की जो कॉज है वो कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे की क्या होंगे, अपोज होंगे। इफ़ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी रियलाइज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस इन द करंट कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग मैग्नेट। यानी अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो हम मैग्नेट को मोशन दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इंड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रही है। वी डू सम वर्क ऑन द मैग्नेट टू ब्रिंग इट क्लोज टू द सोलेनोइड, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है मैग्नेट पर उसे सोलेनोइड के करीब लाने के लिए। दिस वर्क कॉन्सिक्वेंटली अपीयर्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कंडक्टर। यानी इस तरह से ये वर्क किस तरह शो हो रहा है, एनर्जी की शेप में। और कौन सी एनर्जी की शेप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शेप में। Thus the mechanical energy of our hands used to push magnet towards or away from the coil the result into the electrical energy। यानी जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है हाथ की वो मैग्नेट को क्या कर रही है, आगे और पीछे मूव करवा रही है, उसकी वजह से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Hence the Lenz law is manifestation of the law of conservation of energy। यानी लेंस लॉ इनडायरेक्टली क्या है, इस चीज़ को लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है कि जितनी ज़्यादा आपकी काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी होगी मैग्नेट के अंदर उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जी बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है यहाँ से, और उसके साथ में फैराडेज लॉ और उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया और लेंज लॉ को पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।